फ्लैट था, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते बिकवाली थोड़ी एक्सटेंड हुई और मार्केट्स में जो बिकवाली थी वो ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स की बल्कि निफ्टी सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी बैंक पहले प्रेशर में आया और वहीं से बेसिकली प्रेशर बढ़ा और फिर धीरे धीरे वो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा और हैवी सेल ऑफ रहा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी जाते जाते। बैंक्स में आज तमाम बड़े बैंक जैसे कि ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में ऑलरेडी प्रेशर चल रहा है और IT का सपोर्ट था नहीं तो इन्फोसिस थोड़ा सपोर्टिव था, लेकिन TCS में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा रिलायंस प्रेशर में था। थोड़ी बहुत आज जो बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी वो फार्मा में थी, तो सन फार्मा जैसे स्टॉक, सिप्ला, रेड्डीज, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन मोर लेस बाजार में आज प्रेशर ही था। मिड कैप में तो आज कार्नेज ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़े, कार्नेज नहीं बेसिकली आप कह सकते हो कि सेल ऑफ ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ा। तो सेल ऑफ में आप यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% नीचे या से नंबर्स का इम्पैक्ट, L&T टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा एलेक्सी में प्रेशर था शुरुआत में, बाद में रिकवरी। L&T टेक में भारी बिकवाली थी, सिंजिन में उसका इम्पैक्ट, बायोकॉन में। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स में प्रेशर था। सिंजिन में नंबर का इम्पैक्ट था, बायोकॉन में सिंजिन का इम्पैक्ट था। सो बेसिकली अब मार्केट अर्निंग्स को डिस्काउंट करना शुरू कर रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग आते हैं वैसे वैसे वहाँ पर रिएक्शन आता दिखाई पड़ रहा है। आज बुरा दिन था PSUs का, खास तौर से वो PSUs जो कि लो फ्लोट की वजह से चल रहे थे, जिस पर कल बात भी हुई थी। KIOCL, HMT, ITI, MMTC, STC, इन सबको चलने की वैसे ही कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए चल रहा है। तो आज प्रॉफिट टेकिंग आ गई यहाँ पे। हुडको का OFS आ गया और OFS के बाद हुडको नीचे आ गया क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस था 79, तो उसके ऊपर नीचे आ गया। कल रिटेल का हिस्सा खुलेगा। ऐसे करके न्यूज़ फ्लोज, ऑर्डर्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव ने करार किया, उस पर चल गया। कहीं न्यूज़ हैं, कहीं रिजल्ट हैं, कहीं ट्रिगर है, जिनके दम पे अलग अलग स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। बंधन बैंक के नंबर आ गए अभी कुछ देर पहले, शायद वीक साइड पर नंबर दिख रहे हैं सो फार, तो बाकी बात करेंगे इस पर बाद में। परसिस्टेंट के नंबर आ गए, तो ऐसे मिड कैप IT बैंक के नंबर है। कल FMCG का दिन है, तो HUL, ITC, नेस्ले, यूनाइटेड ब्रिवरीज, हेवल्स, इन सब के नंबर आने। आज पॉलीकैप के नंबर आए, 2 नंबर इतने ख़राब नहीं थे, बट ऑब्वियसली बात है बहुत हायर एक्सपेक्टेशन के साथ ये नंबर आए और प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़कर आए Q-on-Q बेसिस पे, वो भी तब जबकि अगला क्वार्टर में और बढ़ेगा, ख़ास तौर से फेस्टिवल डिमांड की वजह से। थोड़ा सा बाजार ने इसलिए भी उसको नेगेटिवली लिया, बट अदरवाइज़ ख़राब नहीं है कंपनी तो बढ़िया ही नंबर दे रही है। लेकिन एक क्वार्टर के नंबर का थोड़ा बहुत रिएक्शन आ जाता है वो दिखाई पड़ा। तो लाइकवाइज अलग अलग रिजल्ट्स, अलग अलग अर्निंग्स, अलग अलग न्यूज़ फ्लोज के बीच में आज बाजार में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। कल वीकली एक्सपायरी का दिन भी होगा और साथ ही साथ इवेंट बेस्ड तो चल ही रहे हैं हम, अर्निंग्स, हैवी अर्निंग्स टाइम चल ही रहा है, तो उसको भी आप आधार मानकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, परसेंटेज टर्म्स में LIC का फ्री फ्लोट कम है और वो प्रॉफिटेबल भी है, पर वो नहीं चला। तो मलिक सर देखो, परसेंटेज टर्म्स में इसमें कोई डिनाइल नहीं है, LIC का फ्री फ्लोट कम है। 3 करोड़ शेयर खाली, 3% शेयर LIC के बिके थे, जो मेरी याददाश्त कहती है। 97% स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास है और LIC का शायद ओवरऑल फ्री फ्लोट जो है वो कहीं कहीं पर 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ शेयरों के आसपास का। तो ऑलरेडी जो बेस है इक्विटी का वो बड़ा है और उसके सामने अर्निंग आती है। तो अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर के नंबर में, लास्ट ईयर के नंबर में वीक था, इस ईयर FY23 के नंबर बेटर थे। LIC के मतलब वैल्यू वाइज तो LIC ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छी वैल्यू पर अवेलेबल है और PSUs में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छी वैल्यू पर अभी भी अवेलेबल है। मिसाल तौर पे BPCL देखो आप, HPCL देखो आप, बहुत अच्छी वैल्यू पर हैं दोनों अवेलेबल। 3 के मल्टीपल पे BPCL काम काज कर रहा है एंड लाइकवाइज LIC भी अपनी जो इनकी एम्बेडेड वैल्यू होती है उससे नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। LIC भी वैल्यू में है लेकिन चला नहीं। तो बट अगेन क्योंकि बेस बड़ा है इक्विटी का, फ्लोट बड़ा है और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ इनके पॉलिसी होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स का रुझान, लार्जेस्ट IPO है। यही सेम सिचुएशन कोल इंडिया के साथ हुई थी बहुत साल पहले, जब 2010 में उनका IPO आया था। बहुत लंबे टाइम तक वो लैकलस्टर पड़ा रहा और अब जाके कहीं 10 साल बाद कोल इंडिया वापस चला है और चल के अपने, अभी तक इशू प्राइस तक तो नहीं पहुंचा अगर खाली प्राइस टू प्राइस कंपेयर करूं, लेकिन हाँ ये कह लिए कि बहुत समय बाद ने परफॉर्मेंस दी। इवन पावर ने चले एक बोनस भी आया था शायद बीच में, लेकिन इस तरह की जो मेगा IPOs आते हैं, SBI कार्ड, ये एंड LIC, इनकी बहुत रुझान अब तक आए नहीं है।
तो मेजरली तो वैसे सभी कोई भी बड़ा आईपीओ आप उठा लीजिए, अब तक की हिस्ट्री के टॉप 10 आईपीओ कोई भी ले लीजिए, वो अपने इशू प्राइस तक पहुंच जाए, बड़ी बात है उनके लिए। सो ये बड़े आईपीओस का, बड़े फ्लोट का असर ही इसकी वजह से नहीं हो रहा। सो वो इशू तो रहेगा ही, लेकिन हैविंग सेड दैट एलआईसी में है वैल्यू, कंपनी खराब नहीं है, बस फ्लोट बढ़ा है, वो थोड़ा वजह है उसके, लेकिन समय दीजिए वापस आ जाएगा कुछ समय बाद भाव अपना। एचडीएफसी बैंक में क्या करें? डिपेंड्स जलवीर सर, अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म और आप कोई सिक्योर्ड एपेटाइट ढूंढ रहे हो तो एचडीएफसी बैंक इज़ बेटर, इज़ बेस्ट कंपेरेटिवली। लेकिन ये दो तरह के थॉट्स में डिवाइडेड है। पहला थॉट तो ये रहता है कि अगर ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट के कोई भी स्टॉक देख लो आप, बीट कोटक, बीट एचडीएफसी बैंक, बीट टीसीएस, रिलायंस, इवन हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, ये सब ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं जिनकी बहुत परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2-3 साल से, सबके वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ ज़्यादा चले नहीं। लेकिन दूसरी तरफ न्यू एज कंपनियां चल रही हैं, न्यू एज स्टॉक्स चल रहे हैं, थीम्स चल रही हैं। सो पहला थॉट तो ये कहता है कि ये ओल्ड स्टोरीज अब ख़त्म हो गई। दूसरा थॉट ये कहता है कि नहीं, कंसिस्टेंटली अगर आप कुछ चाह रहे हो कि कोई एक सेफ हेवन आपको मिल जाए अमंग अनसेफ स्टोरीज, क्योंकि सारे फंड मैनेजर्स इनको ओन इसीलिए करते हैं कि बिकॉज वेन एवर पोर्टफोलियो विल गेट डाउन तब यही उनको बचाते हैं। सो इसीलिए इनको रखा जाता है। तो अगर आप कोई क्वालिटी ढूंढ रहे हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन दीज आर क्वालिटी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं स्टोरी फिनिश हो गई है, ख़त्म है एचडीएफसी बैंक, कुछ कांट से एनीथिंग, नंबर्स में तो प्रूफ नहीं हो रहा, नंबर तो अभी भी अच्छे ही आ रहे हैं, आज नहीं तो कल चलना ही चाहिए। बट वो बात रही कि ड्रीम रन ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक ने दिखाया है 23% की CAGR से, तो लगता तो वो CAGR मेंटेन रहनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। ऐसे भी एचडीएफसी बैंक ने पहले ही बहुत समय बिताया है जिसमें कुछ रिटर्न नहीं दिया, वो ट्वीट किया ही था मैंने 2 दिन पहले, लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक का CAGR बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स अ क्वालिटी बैंक टू ओन अदरवाइज। बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप अच्छा कुछ असेट ढूंढ रहे हो तो ये असेट अच्छा है, और आपको लगता है कि नहीं ये स्टोरी फिनिश्ड है तो बात ही लगे फिर तो। साइन DLM नंबर देखे सर, नंबर तो इतने कोई दमदार नहीं दिखे थे इसके, शायद मैं नंबर देखे नहीं ठीक से, कल या परसों में नंबर आए इसके, नंबर तो इतने अच्छे नहीं है। अभी तो IPO आया इसका, 1 साल तो अभी हुआ भी नहीं है, मतलब हैविंग सेड दैट होल्ड तो कर ही सकते हो आप एटलीस्ट अभी, क्योंकि नया IPO और आप बेचोगे नहीं। लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच एंड कीप एन आई ओवर नंबर्स। इस क्वार्टर के नंबर मैंने भी देखे नहीं थे कैसे नंबर है, लेकिन बहुत नंबर होते तोड़ फोड़ तो अलग से दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन एज सच कुछ नंबर दिखा नहीं। वेट एंड वॉच इज अ बेटर ऑप्शन आई गेस। सिग्नेचर ग्लोबल IPO के और IKO लाइटिंग IPO के फॉर लॉन्ग टर्म। तो अरोड़ा साहब देखो, बहुत क्लीन व्यू है मेरा IPO को लेकर, बहुत ही क्लीन व्यू है, कोई भी कंपनी हो। मतलब बहुत सारे IPO चले हैं, बहुत सारे IPO नहीं चले हैं, बहुत सारे IPO में वैल्यू है, बहुत सारे IPO में वैल्यू नहीं भी है। तो देखो, अगर आपने IPO कोई भी लिया है एज एन इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए, और आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, एक सब्सटेंशियल लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, निकल जाओ। अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेना था, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो आपने IPO में पैसा इसलिए डाला कि सिग्नेचर ग्लोबल, आप खुद सोचो कि सिग्नेचर ग्लोबल क्या लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है? नहीं। DLF है। क्या सेकंड लार्जेस्ट है? नहीं, गोदरेज है। क्या अपने एरिया का रीजनल बड़ा प्लेयर है? ओबरॉय या NCR का बड़ा प्लेयर है, आई एग्री, लेकिन जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में DLF उसको कम्पीट नहीं करता। DLF के सामने खड़ा अगर होगा तो वो नहीं कहीं दिखाई पड़ेगा आपको। सो इस सेगमेंट में लार्जेस्ट प्लेयर है तो आप IPO बेस को ले भी लो, नहीं है तो बाद में नीचे कहीं ले लेते जब डिस्काउंट में मिलता तो। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप सोच समझ के क्या ले रहे हो, क्या समझ के आपने लिया है। अगर आपको लगता था कि नहीं दे आर द बेस्ट प्लेयर फॉर लॉन्ग टर्म, देन होल्ड एंड सी। अब तो जैसे भी टर्मोइल्स आए उसके हिसाब से आपको कॉल लेना है। मतलब कल किसी ने भेजा था थिंक लाइक अ फार्मर एज इन कि आप बीज लगा दिया, पेशेंस से वेट करो। कभी मौसम ख़राब होता है, अच्छा होता है, कभी फसल ख़राब हो जाती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंस ही रखो। कुछ गड़बड़ हो जाए तो फसल को मारो मत, साथ दो उसका, खाद वगैरह डालो। इस तरह से सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी ख़राब है, नंबर नहीं सपोर्टिव है, तो एग्जिट। अगर आपको लगता है दे आर द बेस्ट, दे आर द लीडर्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो इस फॉल में यहाँ लेने की बजाय आपको अगले किसी फॉल में ले लेना चाहिए था, बुरे समय में उसका साथ लेना चाहिए था आपको। और अगर IPO में आप ले रहे हो लिस्टिंग गेन के, तो लिस्टिंग में निकल जाना चाहिए था। ले IKO के लिए भी एप्लीकेबल है, सिग्नेचर के लिए भी एप्लीकेबल है, जुपिटर के लिए भी एप्लीकेबल है, जो आपको IPO समझ में आता है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी
वैल्यू बाज़ार में किसी भी नई लिस्टिंग के अंदर आपको शायद ही दिखाई पड़े। ईएमएस में मुझे दिख रही है, इसलिए मैं उसका नाम 2-3 बार बोला, लेकिन बाकी तो मुझे कहीं दिखती नहीं वैल्यू। ईएमएस में सेल ऑफ इसलिए कि चलो उसमें वो एंकर इन्वेस्टर छूट रहे हैं अभी, लेकिन ये एंकर इन्वेस्टर छूटते हैं, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। सो इसीलिए आईपीओ के साथ जाने में बड़ा रिस्क है। पहले 1 महीने बाद एक लिस्ट छूटेगी इन्वेस्टर्स की, फिर 6 महीने बाद दूसरी, फिर 1 साल बाद तीसरी, तो ये लॉक इन खत्म होते रहेंगे और शेयर बिकते रहेंगे, फ्लोट आता रहेगा बाजार में सप्लाई के तौर पे। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखो और फिर कॉल लो कोई भी। अदानी विल्मर 400 शेयर 346, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? आई थिंक मोदी साहब, अभी मेरी किसी जानकार से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैंने उससे पूछा था कि कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर आप बेट करना चाहो, मतलब बाजार के बड़े जानकार से पूछा तो उन्होंने बोला अदानी ग्रुप। तो मैंने पूछा कि यार ये पब्लिकली बोलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नंबर सपोर्टिव नहीं होते। बोला देखो नंबर सपोर्टिव हैं या नहीं है, आप किसी भी ग्रुप में और कंपनियां तलाशते जाओ, अल्ट्राटेक भी, बिरला ग्रुप में, रिलायंस में तो कोई कंपनी नहीं दिखेगी, टाटाज में ईवर टाटा कॉम इज़ बेटर, टीसीएस इज़ बेटर, लेकिन नई स्टीम अगेन मिसिंग। लाइकवाइज ग्रुप बाय ग्रुप आप चलते जाओगे तो आपको 1-2 नाम ही दिखेंगे, लेकिन इस ग्रुप में क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बुरा तो झेल ही लिया है, अब बहुत कुछ बुरे की उम्मीद या गुंजाइश है नहीं। जितनी बुरी रिपोर्टें अब रोज आती रहती हैं और दूसरे तीसरे दिन, सो इसलिए, और प्लस विल्मर के केस में एटलीस्ट धंधा तो चल ही रहा है। लेट्स सी नंबर कहाँ आता है। अगेन अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हो तो ये ज़रूर है कि जो लास्ट 52 वीक्स लो हिट किया है स्टॉक ने, उसको आप सारी ग्रुप कंपनियों के लिए एक स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करो और होल्ड कर लो। 760 मुझे विल्मर ट्रांसमिशन के लिए ठीक स्टॉप लॉस लगता है, वो 760 के करीब ही है, तो चलो 750 मान लेता हूँ, 10 रुपये और रिस्क ले लो। लेकिन रिस्क की एपेटाइट मुझे यहाँ कम ही दिखाई पड़ती है इस ग्रुप में, और रिवॉर्ड ज़्यादा दिखाई पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो यहाँ पर। ओके, 63 मून्स फ्रेश बाय। सतीश सर, इसमें एक ही ट्रिगर था, इसकी वजह से चला था कि इनको वो MCX का सॉफ्टवेयर के लिए TCS पे जाने से देरी हो रही थी, तो वो इन्होंने 63 मून से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर लिया था, जिसकी वजह से चला था। तो 1-2 क्वार्टर के नंबर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए बढ़िया चलेगा 1-2 क्वार्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है ये, तो उसका ज़रा ध्यान रखना आप। IEX एंड डेल्टा कॉप में अभी क्या करें इन लॉस? देखिए डेल्टा कॉप के केस में लक्ष्मण सर एक ही चीज़ बोलूँगा कि न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन है और पूरी कायनात ही मिल गई है यहाँ पे GST वसूलने के लिए। तो अभी क्या ही बोलूँ मैं, पहले 16,000 करोड़, फिर 6,000 करोड़, 23,000 करोड़ की जहाँ पर टैक्स की मांग है, तो फियर तो आ ही चुका है, एट इट्स पीक है। तो अगर आप में रिस्क एपेटाइट है तो आपके लिए एक 130 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, जो एक दिन के लिए डिप में नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया था, और बैन में आमतौर पे रहता है। तो ये इंडिया बुल्स जैसी सिचुएशन बन रही है इसकी, कभी भी बैन में चला जाता है। तो ये पार्ट इसमें रिस्की है, लेकिन रिस्क एपेटाइट है तो आप लेना, वरना अवॉइड करना, दूरी रहा करो ऐसे स्टॉक से। और IEX के केस में बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो बने रहो, ऑलरेडी बहुत बिकवाली दिखा चुका है। तो दोनों ही शेयर वैसे आपके बहुत बिकवाली दिखा चुके हैं और न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव है। डेल्टा कॉप के केस में नंबर पे इम्पैक्ट नहीं आया इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में आता तो पता नहीं, कुछ ही नहीं कह सकते, लेकिन सो फार नंबर पे इम्पैक्ट नहीं है। अब नंबर पे इम्पैक्ट आता है तो बात अलग ही बन जाएगी इसकी, लेकिन अभी के लिए तो आप बने रहो एटलीस्ट दोनों में। कुछ सवाल लेता हूँ अब जो यूट्यूब के जरिए आए हैं। सर आज LTTS, बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब, टाटा कंज्यूमर, तानला में गिरावट थी, बट मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, कैसी कंपनी है? तानला को छोड़ के बाकी सब सही है, आप किसी में भी होल्ड कर सकते हो। तानला को इसलिए नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, बट वो एक तरफा एक बार बहुत बड़ा गेन दिखाकर बहुत बड़ी तेज एक्टिविटी से नीचे आया था। तो रूट और तानला दोनों में ये न्यूज़ फ्लोज बने थे कुछ क्लाइंट के डिस्प्यूट्स को लेके, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सब की कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी फीकी है। तो ये भी क्वालिटी ठीक है, बट बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी फीकी है, तो उसका ध्यान रखिएगा। सिंजन इंटरनेशनल क्या हो गया, मेरा भाई 680 है। तो अरूप सर, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करिए। आज के नंबर आए, नंबर वैसे तो ख़राब नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ उन्होंने बोल दी नंबर में कि FY24 की गाइडेंस को हम कट करते हैं, क्योंकि US की जो मार्केट है और हमारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ये पार्ट जो उन्होंने बोला उसको बाजार ने बहुत नेगेटिवली ले लिया और उसकी वजह से शेयर को 6-7% नीचे तोड़ दिया, क्योंकि बायोकॉन का मेजर रेवेन्यू और आता है, EBITDA आता है सिंजन से, एंड प्लस होल्ड को भी है, तो इसीलिए बायोकॉन भी टूट गया। लेकिन ठीक है, 1-2 दिन का फॉल है, चला भी तो था, वो नया ऑल टाइम हाई बीच में बना के आया है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, करेक्शन आया, आने दीजिए। इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन। अदरवाइज एक बोनस भी आया था एक ज़माने में, तब 150 रुपये आ गया था, पता नहीं बोनस के बाद वो, लेकिन आप बने रह सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, R&D की अच्छी कंपनी है, आप समय दे सकते हो। बात अलग है कि बायोकॉन टूटा है बहुत हाई लेवल से,
बट अगेन मल्टीपल टाइम बोनस देने के बाद, एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी के बाद, सो सिंजीन में भी एक ही बोनस है और एक ही स्टोरी आई है तेज़ी की। सो अभी वेट कर सकते हैं, इट्स गुड कंपनी अदरवाइज। 20 में कौन सा सही है? फार्मा, निफ्टी, प्लीज़। किशोर सर देखो, 5 नाम तो मुझे याद नहीं रहते। बेंचमार्क आईटी 20 याद है, निफ्टी बेंचमार्क 20 याद है, यूटीआई की ईटीएफ याद है। सो आप सिंपल रखो इसको, इतना कॉम्प्लेक्स करने की बजाय। फार्मा 20 नहीं, आप निफ्टी 20 लो पहला तो, क्योंकि निफ्टी 20 लोते हो अगर तो आपको सारे ही सेक्टर मिल जाते हैं। उसमें आईटी भी है, उसमें बैंक भी है और उसमें फार्मा भी है, पहला पार्ट। आपको उसके अलावा और पैसा डालना है कहीं और आपको कोई नया ऑप्शन ढूंढना है, तो नए ऑप्शन के लिए आप एक बार को ये तलाश सकते हो कि आईटी 20 यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, टूटा पड़ा है, या बैंक अगर नीचे मिल जाता है तो बैंक 20, इनकी एसआईपी कर लो। तो आप बैंक और आईटी इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी में। करीब 21-22% का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में आईटी बैंक्स का एंड फाइनेंशियल्स का, और 18% के आसपास कंट्रीब्यूशन है आईटी का। तो मोटा मोटा दोनों को मिला के करीब 40% का कंट्रीब्यूशन तो यही हो गया, बाकी 60 सबका होता है। सो आप इस हिसाब से काम कर लो, एक निफ्टी ईटीएफ लेके या बाकी 2 के ईटीएफ लेके, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ही कवर हो जाना चाहिए इसमें। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो उसमें, बट ये अगेन एसआईपी बेस्ड होंगे। आउट राइटली मत जाना इनमें, वरना आपको बुरा ही लगेगा कि मैंने एक बार को ले लिया और नीचे आ गया। सो आराम से आप एसआईपी वे में लीजिए, ज़्यादा बेटर डील आपको दिखाई पड़ेंगे ये। हाउस ईथर फॉर लॉन्ग टर्म? ईथर इज़ गुड अगेन, लेकिन सर एक ही केविएट है कि सारी आईपीओ रिलेटेड कंपनीज में आपको 1 साल तक या 1.5 साल तक उनको देखना पड़ता है। इट इज़ यार आप ऐसे समझो, एक आईपीओ कंपनी लेके आती है, उसका प्री आईपीओ प्लेसमेंट होता है। तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट में मेरे को भी इनवाइट आते हैं बहुत प्री आईपीओ प्लेसमेंट के। तो कोई 100 रुपये का अगर प्री आईपीओ है तो 75 रुपये पे प्री आईपीओ प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं, तो 25 रुपये का सेफ गार्ड हो गया। वो आईपीओ अच्छे सब्सक्रिप्शन वैसे लिस्ट होता है 150 रुपये पर, 150 रुपये पर लिस्ट हो गया, और 150 रुपये के बाद उस पर बल्क ब्लॉक डील होते होते वो प्रीमियम होते होते करीब 200 रुपये हो गया। तो आप ये रियलाइज़ ही नहीं करा कि वो 75 रुपये की चीज़ 200 रुपये पे आप लेने जा रहे हो और या लेके बैठे हो। तो इतने बड़े प्रीमियम को लेने के बाद आपके पास खोने की गुंजाइश भी तो पूरी आ गई ना 125 रुपये की, और पाने की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन उसके लिए पहले नंबर सपोर्टिव होने चाहिए। मान लो नंबर 75 रुपये पे 10 रुपये की ईपीएस थी, तो 1 साल के अंदर 12 रुपये की ईपीएस ही तो होगी, तो 12 रुपये की ईपीएस प्रीमियम इतना गेन। सो वो बहुत डिफरेंस होता है, तो उसको बाजार एडजस्ट करता है कुछ समय तक। इसीलिए आजकल के कोई आईपीओ में आपको कहीं वैल्यू नहीं दिखाई पड़ेगी, कि सब ऑलरेडी प्रीमियम पे लेके आते हैं। अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, कोई भी आईपीओ में पैसा डालते हो तो बस यही एक रिस्क है। बाकी कंपनियों की सिचुएशन तो विद टाइम क्लियर हो ही जाती है नंबर के साथ। सिंह साहब, रुपिंदर जी, बीएससी एंड सीडीएसएल अच्छी कंपनियां है, लेकिन आप खुद इमेजिन करो पोस्ट स्प्लिट या पोस्ट बोनस एडजस्टमेंट बीएससी आपको 1400 रुपये 1500 रुपये तक ले आया खींच के अपने आप को, और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब आप उसमें प्रेजेंट सिचुएशन पूछ रहे हो। तो इसमें आपका फ्लॉ नहीं है, लेकिन शेयर बहुत चल चुके हैं, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही। उस रिस्क को एसोसिएट करो, किसी फॉल में करेक्शन में मिल जाए नीचे बड़े करेक्शन में, तो आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर, आप सेफ हो जाओगे एटलीस्ट। लेकिन दोनों कंपनियों में खराबी नहीं है, सीडीएसएल एंड बीएससी में, बट भागे बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है यहाँ पे, रिस्क फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा है आपके लिए। आईआरएफसी के 200, सुजलॉन के 300 शेयर फ्री का है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, फ्री है तो होल्ड ही रहने दो सरोज जी। सुजलॉन जैसी स्टोरी वैसे तो ये हर बुल रन में आती है, लेकिन ठीक है, हर बुल रन में ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड हो जाएगा, बट अगेन आई विल से दिस थिंग कि अभी आप बने ही रहो, और फ्री का शेयर तो ऐसे भी आपको कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा, तो आराम से बने रहने में कोई बुराई नहीं है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। टेक एंड अगर आईटी में आप कुछ ढूंढ रहे हो तो टेक महिंद्रा इज़ अ गुड बेट, एक्चुअल में इट्स अ गुड बेट। मैं वो भी सीईओ सर का इंटरव्यू सुना था, ग्रुप सीईओ का, एंड दे आर वेरी एग्रेसिव। 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने तक कंपनी के जो नया मैनेजमेंट है उसको टाइम दे रहे हैं वो, उसके बाद दे विल गो बिग ऑन एआई एंड एवरीथिंग। सो टेक महिंद्रा आई थिंक इट्स अ गुड बेट टू गो फॉर, और आप आराम से इसमें होल्ड कर सकते हो। एक जेंसार टेक में सीईओ चेंज हुआ था और अब टेक महिंद्रा में हुआ है, तो इट्स अ गुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन ईजिली होल्ड इट। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। थोड़ा ऑडियो को लेके इशू रहता है, तो उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी चाहूँगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लें, और आप मेरे साथ CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ के जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।